ठीक, शुरू किया जाए एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है इसमें मेन चीज हमें देखना क्या है। जो टेंस हमने पढ़ा हुआ है, टेंस हमने पढ़ा ही है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कौन कौन से? प्रेजेंट, ध्यान से देखना, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है? फ्यूचर FUTURE फ्यूचर। ये 3 प्रकार के टेंस। फिर इनके कितने कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहले को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। दूसरे को कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, समझ पाए? चौथे को परफेक्ट, PERFECT। और फर्स्ट इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECTCONTINUOUS, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के 12 हुए। टोटल कितने हुए? टेंस 3 प्रकार के और कुल मिला के 12 हुए। अगर इन 4 पार्टों के द्वारा इनको रखा जाए तो, समझ पाए? लेकिन अब देखना, ये तो हमारे एक्टिव वॉइस हुए, ये हम क्या देख रहे हैं? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर अब हमें पैसिव वॉइस बनाना हुआ तो जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें चेंज होता है, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। यही में देखना, समझ पाए आप सब? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ध्यान क्या देना है हमें? ध्यान ये देना है सबसे पहले, अगर हम किसी का एक्टिव और पैसिव बनाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर टेंस में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मेन है समझने के लिए। क्या है? हर टेंस में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव की तो पता ही है, टेंस पढ़ने के बाद वो तो आपको आ ही गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम ऐसे एक एक नंबर लिख रहे हैं, फिर टोटल हम डिस्कशन करेंगे। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू या डज। डू और डज होती है, समझ पे? ये किसकी है? एक्टिव वॉइस की। किसकी है ये? एक्टिव वॉइस की। लेकिन अगर इसी का पैसिव बनाना हो, क्या बनाना हो? पैसिव, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? इज, एम, आर। क्या हो जाएगी? इज, एम और आर। पैसिव वॉइस चाहे जिस टेंस का हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, B3। ठीक है ना? ये तो जान ही लेना है कि B3 पैसिव वॉइस में आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज होना है वही हमें समझना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और अगर वर्ब पे जाएं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR प्लस वर्ब की ING फॉर्म। समझ पाए? अच्छा, पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। यही अगर ये पैसिव में आए तो पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर प्लस क्या लग जाएगा? बीइंग, BEING, बीइंग। समझ पाए? BEING, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ पाए आप सब? हेल्पिंग वर्ब में अंतर पता चल रहा है? फिर अगर तीसरा देखें, अगर हम टेंस प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। हैज या हैव, IB के साथ, IB, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का यूज होता है, और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। इतना कंफर्म है? लेकिन जब हम यहां पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखो सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो सब एक स्तर पे सिंगुलर और प्लूरल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के लिए सिंगुलर और प्लूरल है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के लिए भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। बस चेंजेस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब की फॉर्म में। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? अनु समझ में आ रहा है? फिर से सुन लेना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट को जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल मान रहे हैं वही सिंगुलर और प्लूरल यहाँ भी होगा। बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इतना अंतर रहेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे जिसका हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में कौन सी फॉर्म आती है? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके साथ साथ देखना है, अगर इसी का पैसिव वॉइस बने तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो वैसे ही सब में रहती है, लेकिन यहाँ है एक चीज ध्यान में रखना, हैज और हैव के साथ बीन आता है। क्या आता है? बीन। हैज और हैव के साथ बीन, तो हैज या हैव प्लस बीन इसके साथ जुड़ जाता है। समझ पाए? तो फिर से ध्यान देखना, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बी लग जाता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब इसके साथ साथ और देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे जिसका हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। समझ पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है, फोर नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना ध्यान रखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे जिसका हो। बात समझ में आई? इसका मतलब
कि 3 का तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। किसका नहीं बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ पाए कि नहीं? 3 का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? ठीक है, आइए अब इसके आगे हमें देखना है पास्ट के स्तर पे। तो आपने प्रेजेंट में देखा, प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों का तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जहां एक्टिव वॉइस में डू और डज है, वहीं पैसिव वॉइस में इज, एम, आर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस बीइंग है, अर्थात या तो इज बीइंग आएगा या एम बीइंग आएगा या आर बीइंग आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव में? थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? तीसरी चीज देखना है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव प्लस बीन लगता है, अर्थात या तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होगी या हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव में? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। समझ पाए? एक बार वर्ब की फॉर्म इसमें बताते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, सब में कौन सी फॉर्म लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं? यहां तक समझ पाए? कोई दिक्कत? आइए अभी पहले हम एक बार इसमें अंतर कर लें, एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मेन चीज यही है कि हमें तो पहले ये पता हो किसका किसका पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता है। अगर किसी के एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब कुछ है तो उसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, है ना? तो इसमें अंतर पता होना चाहिए। आइए पास्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? पास्ट। तो पास्ट के कितने प्रकार होंगे? 4 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से? देखो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखना, ये समझ पाए? तो सबसे पहले इधर एक्टिव वॉइस लिख लो और इधर पैसिव वॉइस लिख लो। ठीक है, अब आप सब यहां पे बताइएगा कि ये जो एक्टिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है, इसमें ऐसे बनाना, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। क्या होती है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। दूसरी चीज ध्यान में रखना है, जब इसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आता है, अफर्मेटिव में नहीं आता। बात मेरी समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? डिड हमेशा किस में आएगा?
पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में डिड नहीं आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ? लेकिन पैसिव वॉइस में चाहे जो हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? यहां तक समझ पाए? आगे बढ़े। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और इसके साथ साथ यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। क्लियर हुआ? अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान से देखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज या वर तो आएगा ही, वाज या वर के साथ इसमें लग जाता है बीइंग। क्या लग जाता है? बीइंग। तो प्लस BEING, तो वाज बीइंग या वर बीइंग। क्लियर हुआ? और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ पाए? आइए पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे हैड के साथ जो एक्स्ट्रा जुड़ती है वो बीन है, हैड बीन आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत समझ पाए? आगे देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, बनता ही नहीं है, तो इसका क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक्टिव वॉइस तो बनेगा भाई, एक्टिव वॉइस बनेगा, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समझ पाए आप सब? क्लियर हुआ यहां तक? आगे बताएं। ये कंफर्म है, लिखना है कि आगे बढ़े? लिखना तो नहीं है, कंफर्म है ना? आइए अब आइए क्या हो गया प्यारे बच्चों? अब बस यहां पे हमें देखना है फ्यूचर के स्तर पे। तो फ्यूचर में अगर आप ध्यान से देखें तो फ्यूचर में किसका किसका बनता है और किसका नहीं बनता है पैसिव वॉइस। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग ध्यान से समझ लेना। परफेक्ट की PERFECT, कॉन्टिन्यूअस की CONTINUOUS। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिएगा एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल। समझ पाए? अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? विल बी या शैल बी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, विल या शैल और प्लस बी। समझ पा रहे? विल या शैल प्लस बी। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा? विल
WILL बिल या सेल प्लस हैव HAVE। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस हैव और प्लस बीन। तो अब देखिए ध्यान से, अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल और सेल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय जुड़ जाता है बी जुड़ गया। यहां तक बात क्लियर हुई? ध्यान से देखना। अब अगर बी जुड़ गया तो यहां तो विल भी सेल भी है, तो इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समझ पाए? ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि विल बी या सेल बी यहां पर है। अब विल बी या सेल बी को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर लिया यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल है, और पैसिव वॉइस का विल या सेल प्लस बी है, अर्थात विल बी या सेल बी है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो विल बी या सेल बी है, इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी या सेल बी, इसका यूज हमने कर लिया फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, तो अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, इस प्रकार से याद रहेगा। क्लियर हुआ? समझ पाएंगे नहीं? आइए दूसरा देखिए। तो इसका तो बनेगा ही नहीं। अब बचा फ्यूचर परफेक्ट विल या सेल प्लस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी विल या सेल प्लस है प्लस बीन। क्या जाता है? बीन, BEEN। ठीक है ना? विल या सेल प्लस है प्लस बीन। तो फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस है, और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस है प्लस बीन। तो बीन एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है ना? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी का बनता ही नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? समझ पाए? तो आपने देखा क्या? अच्छा, एक चीज पता ही है कि सभी के पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी? एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस के, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में। और यहां पे परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? समझ पाए? तो आपको सबसे पहली चीज एक्टिव से पैसिव बनाते हुए ध्यान क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखना। क्या ध्यान रखना है? कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, और एक्टिव वॉइस की अगर हेल्पिंग वर्ब ये है तो पैसिव वॉइस की क्या होगी। फिर दूसरा ध्यान रखना है किसका पैसिव बनता है और किसका नहीं बनता है। तीसरा ये ध्यान रखना। तो किसका पैसिव बनता है ये ध्यान रखना बहुत आसान है। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। फिर अगली एक बात और ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो 3 ये हो गए और एक वो हो गया 4, तो 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ पाए? तो बाकी इसका मतलब कितने बचे? 8 का बनेगा। समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब क्या देखना है? अगली चीज ये देखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं? पैसिव वॉइस में हमें हमेशा कर्म को प्रधान करना होता है। किसको प्रधान करना होता है? कर्म को। एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान होता है।
जबकि पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अर्थात कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्राइम होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्राइम होता है। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते। अर्थात अगर एक्टिव वॉइस है उसका सब्जेक्ट अगर आई है तो ये आई पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है, अगर इस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो ये मी किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। समझ गए? प्रोनाउन में आपको इतना पता ही है। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए तो टेंस बताया जाए आगे। क्या टाइम हो गया? 10 मिनट है। ठीक है, आइए तो आगे देख ही सकते हैं। हम सबसे पहले एक पॉजिटिव का सेंटेंस लेंगे और सब में उसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो एक आप लिखिएगा, सामान्य सा लिखिए, रमेश सेल्स रेडियोज। रमेश सेल्स रेडियोज। रमेश सेल्स रेडियोज। रमेश सेल्स रेडियोज। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस आपको पता है कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? अगर यहां सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब की फॉर्म में SAIS ना लगता। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है और किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस जब इसका आप बनाएंगे तो पहली चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। लेकिन जब भी सब्जेक्ट नाउन होगा या ऑब्जेक्ट भी नाउन है या दोनों नाउन है या दोनों में से कोई एक नाउन है, जो नाउन होगा नाउन को चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे रखें या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज in the noun to having the place of subject or object. Are you getting or not? समझ पाए? दूसरी बात समझना है, अगर प्रोनाउन है चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, उसको जब हम उसका स्थान चेंज करते हैं या चेंज कराते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ला रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा। समझ पाए आप? जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे अगर मी होता तो यहाँ लाते तो आई हो जाता, यहाँ पे आई है और यहाँ लाते तो मी हो जाता। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लिखिए, अब इसको एक बार इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, करिए आप सब जल्दी। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस में है, कंफर्म है इतना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। कंफर्म इतनी चीजें? आइए तो अब सबसे पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो लिखो यहां रेडियोज। रेडियो बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, रेडियोज है प्लूरल है, रेडियो सिंगुलर है और रेडियोज है तो प्लूरल है क्योंकि एस लग गया, तो रेडियोज आर। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो सोल्ड आ जाएगा SOLD। समझ पाए? तो ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फिर इसके बाद क्या आ जाता है बाई, और बाई के बाद आपको ये जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो रमेश यहां भी नाउन है तो सेम रमेश आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब अगर प्रोनाउन यहीं पे रखें, एक आप लिखिए प्रोनाउन में आई कॉल यू, आई कॉल यू, मैंने आपको या मैं आपको बुलाता हूं, इसका मतलब हुआ। इसको चेंज करना है पैसिव में, करिए चेंज। इसको एक चीज करना, यू को आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, यहां पे और क्लियर करने के लिए आई कॉल देम ऐसे लिख लो, TH, आई कॉल देम। लिख दिए? ये क्या लिखे आप सब बताइए जरा। They are called आइए ध्यान से देखो, आई कॉल देम, मैं बुलाता हूं किसे, उन्हें, मैं उन्हें बुलाता हूं। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। ये टेंस कौन सा है सबसे पहले पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, ईजेएमआर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, समझ पाए ना, दे और देम ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। तो ये हो जाएगा THUI, दे के साथ बताइए, इज एम आर, दे प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर, दे आर। कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। और इसके बाद क्या जाता है, बाई, दे आर कॉल्ड बाई। आई का, आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार के बाई की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर आते हैं पैसिव वॉइस में, तो उस ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई लगता है। क्या लगता है, बाई। ये रूल हमें ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहां कर लेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जरा हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लिखिए, रमेश आर सेलिंग रेडियोज, इसी को कर लो, आर सेलिंग रेडियोज। इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। रमेश आर सेलिंग रेडियोज।
एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज करना है। देखिए आप सब यहां तक समझ पाए। अब आप इसके पहले ये बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंफर्म है ना? हाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ में? एक्टिव वॉइस के सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ रमेश के साथ आर नहीं आएगा। रमेश क्या है? सिंगुलर है, तो रमेश इज आ जाएगा। समझ पाए? सही कर लेना है। रमेश इज सेलिंग रेडियोज। रमेश सिंगुलर है ना, एक आदमी है, तो रमेश इज सेलिंग रेडियोज। अगर आर बनाना है तो एक नाम और रख देना है, रवीना एंड रमेश, तब आर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप ऐसे ही देखो, रमेश इज सेलिंग रेडियो। रमेश क्या बेच रहा है? रेडियो बेच रहा है। तो पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर पैसिव वॉइस में लाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, एम और आर प्लस क्या आ जाता है? बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है। समझ पाए आप? बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज ही होता है। तो रेडियोज लेके आओ यहाँ पे। तो रेडियोज देखो, जब हम किसी को सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल में। प्रोनाउन को छोड़ के। नाउन है, अगर नाउन को हम किस में ला रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में, तो पहला लेटर किस में लिखना है? कैपिटल में। समझ पाए? प्रोनाउन है तो उसे आप लिख सकते हैं उसी रूप में, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में अगर पहले आ रहा है तो उसको भी कैपिटल से ही लिखेंगे। तो रेडियोज क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? प्लूरल है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बीइंग, BEING। रेडियोज आर बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो रेडियोज आर सोल्ड। और अब यहाँ पे जो हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिख देते हैं? बाई। तो बाई रमेश। रेडियोज आर बीइंग सोल्ड बाई रमेश। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहीं पे प्रोनाउन आप लिख लीजिए। लिखिए आई एम, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। प्रोनाउन को भी भाई थोड़ा सा कर लीजिए। अगर दोनों में प्रोनाउन लाएं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, दे आर वेटिंग। लिखो, इसको लिख लो, दे आर बीटिंग। बीट मीन्स पीटना। दे आर बीटिंग मी। वे मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं। दे आर बीटिंग मी, ये दोनों जगह आ गया प्रोनाउन ना। तो आपको पता है कि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? या नॉमिनेटिव केस आई। और दे सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस दे। अब एक बार इसको चेंज करिएगा, ये एक्टिव में वर्ब आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म।
पैसिव में क्या लिखेंगे, चेंज कर लेंगे। देखो ध्यान से, मी है, अच्छा सबसे पहले बताइए ये आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम पैसिव वॉइस में ला रहे हैं तो इज एम आर क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग, अर्थात आर है तो आर बीइंग हो जाएगा, एम होगा तो एम बीइंग हो जाएगा, इज होगा तो इज बीइंग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यही पैसिव वॉइस का रूल है। मी का क्या होगा बताइए, आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाएंगे, आई हो जाएगा। आई एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग बीटेन, बीट बीटेन, BEATEN, आई एम बीइंग बीटेन बाई, दे किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, देम THE, आई एम बीइंग बीटेन बाई देम, बीट। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े, ये आपने देख लिया अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट डालो, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में लिखिए सेंटेंस, मैंने एक बुक खरीदी है, मैंने एक बुक खरीदी है, खरीदना का बाई होता है, परचेज होता है। इसी को आप और भी तरीके से बोल सकते हो कि मैंने एक बुक खरीद ली है, या मैंने एक बुक खरीद लिया है, ठीक है, या मैं एक बुक खरीद चुका हूं। कई तरीके से अपनी एक ही बात को आप बता सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक बुक खरीद ली है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आई है, आई के साथ क्या आता है, आई भी के साथ है, और प्लूरल के साथ भी है बताएं, आई हैव BOUGST बॉट, आई हैव बॉट अ बुक। यहां तक कोई दिक्कत? प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ क्या लग जाता है, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो थर्ड फॉर्म लेगी, समझ पाए आप, ये याद रखिए। तो पैसिव अगर इसका हम बनाते हैं तो आई, सॉरी क्या लेंगे यहाँ पे, बुक लेंगे, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। तो अ बुक सिंगुलर है, अ बुक हैज, फिर इसके बाद क्या आएगा, बीन, हैज बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो इसमें थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज ही होती है, तो यही फॉर्म लिख दो, BOUGST। तो अ बुक हैज बीन बॉट। फिर अब ये जो आई है, आई को क्या बनाओगे, सब्जेक्टिव केस में है तो पैसिव का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो बाई पहले लग जाएगा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं, पैसिव वॉइस में लाते हैं तो उससे पहले बाई लिखते हैं, फिर लिखते हैं, तो बाई आएगा। अब बुक हैज बीन बॉट बाय मी। कोई दिक्कत यहाँ किसी को भी, समझ पाया? आगे बढ़े, एक और लिख लीजिए इसी में,
द स्नैक, स्नैक मीन्स सांप। टॉम ने सांप को मार दिया है। टॉम ने सांप को मार दिया है। मैं आपको पास्ट में बोल दिया था, लेकिन मैं अब जो बोल रहा हूँ हिंदी में वो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। टॉम ने सांप को मार दिया है, तो लिखोगे टॉम हैव, हैज होगा, टॉम हैज, टॉम सिंगल है, लिखिएगा टॉम हैज किल्ड द स्नैक, SNAK, स्नैक। टॉम हैज किल्ड द स्नैक। प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है? पैसिव वॉइस इसका बनाओ। पैसिव वॉइस अगर ध्यान से देखें तो द स्नैक हैज, सिंगुलर ही है, बीन आ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन आता है। द स्नैक हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड ही आ जाएगी। द स्नैक हैज बीन किल्ड, और फिर टॉम है, बाई लिख के टॉम, नाउन है इसलिए कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कर लेंगे। अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा? किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कर लेंगे। तो प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रेजेंट के जितने भी पैसिव वॉइस बन सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों का पैसिव वॉइस बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। रीजन उसका दरअसल यही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में यूज कर लेते हैं। हैज बीन, हैव बीन यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो बनाएंगे क्या? नहीं बनेगा। समझ पाए आप सब? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, आइए आगे देखते हैं। थक तो नहीं गए आप सब? सोच रहे हो मनोरंजन तो हुआ नहीं यार, आज तो पढ़ाई चल रही, ऐसा सोच रहे हैं? ठीक है, ये चीजें बड़ी आसान होती है एक्टिव पैसिव, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आंख मूंद के कुछ लोग दौड़ते रहते हैं, कुछ लोग घड़ी देख के नहीं दौड़ते, ऐसे दौड़ो जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग आराम से ही दौड़ रहे हैं और फिर अचानक भर्ती में चले जाते हैं, पता चला फौज की भर्ती निकली है, ये भी भाई साहब दौड़ रहे थे, ये भी दौड़ रहे थे, ये भी दौड़ रहे थे, सब पहुंच गए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि दौड़ कितने समय में पूरी करनी है, कैसे पूरी करनी है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कुछ नहीं पता। वही गांव का एक पुराना मैदान इतना बड़ा, दौड़ रहे थे या यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और यहाँ से ऐसे बीच में यहाँ चले आ रहे थे। मन हुआ भाई साहब दौड़ने जा रहे थे, फिर सोचे चलो ठीक है 5 मिनट तो दौड़ते हैं, अब रुक के आराम कर लेते हैं फिर दौड़ते हैं। अब फौज में ऐसे दौड़ थोड़ी होती है, तुरंत उतने टाइम में पूरा करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उसमें फंसने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, चाहे जितना हम पढ़े हो। क्लियर हुआ? नहीं? आइए, क्या टाइम हो गया? आगे पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? गर्ल्स पढ़ाया जाए? ठीक है, आइए पढ़ाई कर लेना भाई, कोरोना के टाइम में वैसे भी
इस बार भी नंबर आपको सरकार झोले में भर कर देगी, ले जाओ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी भी कम दिए हो, जबकि उनको पता है कि वो उस नंबर लायक है नहीं, फिर भी बोलते हैं यार मेरे को कम मिला है। फिर सरकार और दे देती और लेके जा, पूरा नंबर टांग के घूम रहे हैं। और नौकरी के लिए जहाँ भी जाएंगे बोलेंगे मेरा 94% आया है, 95% आया है। अब इनसे लेगा क्या, टेस्ट लेगा या कंपटीशन में ही हम बैठेंगे तो बिना टेस्ट का होगा, नहीं होगा। और जो आपकी ये बेसिक चीजें हैं, यही चीजें थोड़ा सा एडवांस होके कंपटीशन में आती हैं। अब जिसको नहीं क्लियर है वो अपना झोला लेके घूमते रहे, इस कोचिंग से उस कोचिंग, यहाँ से वहाँ, पूरा टेस्ट सीरीज सोल्व किए बाहर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कर पाएंगे? कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक एजुकेशन जितनी क्वालिटेटिव होगी, सफल होने की जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी सफल होने की, उतना बढ़ जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आइए देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं पास्ट पर। क्या बढ़ते हैं? पास्ट के कितने पार्ट? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान से देखना, इसका तो बनेगा ही नहीं, बनेगा इसका नहीं बनेगा, कंफर्म है ना। पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। तो इस देखो अभी हम केवल पॉजिटिव का देख रहे हैं, आगे फिर हम नेगेटिव का देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का देखेंगे, है ना। समझ पा रहे हैं? तो उसमें आपको पूरा एकदम आप खुद एनालाइज कर लेंगे और पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कहाँ पे क्या आता है और क्यों आता है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस आप लिखिए, आई bought, I bought 2 bags. I bought BOUGST. I bought 2 bags. मैंने 2 बैग खरीदा। तो क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य अंत में ता था ती थी ते थे आ था ई थी ये थे या आ ई ए क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ पाए? पॉजिटिव में, और पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के डिड आता नहीं। डिड किस में आता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, एक्टिव वॉइस के। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। क्या बनाना है? ये है एक्टिव वॉइस। तो बनाइए। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। समझ पाए? क्या होती है? वाज या वर। तो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। करिए अब जल्दी से, देखिए क्या आता है। समझ पाए? जीत नहीं है आज, क्या कर रहे हैं? एंजॉय। नो आइडिया।
ऐसे ही एक बार मैं पहली पहली बार दिल्ली आया था। तो दिल्ली में मैं वहाँ पे पहुँचा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जहाँ खालसा कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं पहुँचा। तो ऐसे मेरे को रास्ता नहीं मालूम था, मैं भी था, मेरी एक बहन भी थी। ऐसे एक मैडम यहाँ से अपना लेफ्ट राइट करती हुई चली आ रही थी बैग लिए हुए। हमने पूछा मैम ये कहाँ पे है? मैम ने बोला डोंट नो, हम गांव के पढ़े हुए, हमें बिना सब्जेक्ट का कुछ सिखाया नहीं गया। हमने कहा यार आई तो यूज ही नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचा नहीं आई हिडन है, ठीक है। ये चीज बहुत सारी चीजें हिडन की जाएगी आगे पढ़ोगे। डोंट नो आई उसमें क्या है? हिडन। आई डोंट नो, डोंट नो आई उसमें सामने। पहले गांव में ऐसे नौटंकी होती थी, नाटक तो गांव पहले होता था, तो बोलते थे इस समय राजा साहब आ रहे हैं, जो अंग्रेजी में बोलेंगे, किस में बोलेंगे? और राजा साहब किस में बोलते? मैं जा रहा था, हमको कुछ गुंडा लोग मिल गया। उन गुंडा लोगों को मैंने आदेश दिया कि इनको पकड़ के सजा दो, ऐसे बोलते। अब गांव के बच्चे सुन रहे यार अगर ये इंग्लिश है तो हमारे स्कूल में तो इंग्लिश ही बोली जाती है, तो फिर सीखने की क्या जरूरत है? फिर बाद में पता चलता नहीं ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो कुछ और है। आइए यहाँ पे बढ़ते हैं। अब तो गांव में काफी हद तक सुधार हो गया। नहीं, गांव के स्कूलों में अगर बच्चे बच्चे से लड़ाई हो जाए तो एक तरफ इस बच्चे के पूरे गार्जियन की टीम, एक तरफ इस बच्चे के पूरे गार्जियन की टीम। बच्चे को कुछ नहीं करना, अब फैसला ये गार्जियन दोनों लठ लेके करेंगे, जो जीत जाएगा वही सिकंदर है। तो बच्चे की लड़ाई में कभी कभी पूरा गांव लड़ता था, गांव के लोग इसीलिए पीछे रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? दो बच्चों की लड़ाई में पूरे गांव के लोग अपना पक्ष विपक्ष रखना शुरू कर देते हैं, और बच्चे अपना फिर लड़ाई करा के फिर एक दूसरे से बोलने लगते हैं क्या हाल है चिंटू, आज स्कूल जाएगा? दरवाजे बोलते हैं अबे तू मेरे को पागल बना दिया, मैं तेरे लिए ही तो लड़ा था। अब चिंटू बोलता है नहीं मैं मिंटू के बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तुम अपना लड़ते रहो। मिंटू भी बोलता है नहीं मैं चिंटू के साथ खेलूंगा। तो यार हम पागल हैं। तो ऐसे ही बच्चों के बीच में जो भी लड़ता है उससे बड़ा पागल कोई है नहीं, ठीक है। तो पता चला चिंटू मिंटू की वजह से स्कूल के गुरुजी भी डरने लगे कि चिंटू को क्लास में आगे बैठाओ, मिंटू को पीछे बैठाओ, ये दोनों एक दूसरे को देख ना सके। फिर भी अपना चिंटू पीछे से उठ के आगे से उठ के यहाँ भाग आते मिंटू के पास, फिर गुरुजी इधर उधर देखे फिर भाग गए। आइए यहाँ गांव के बच्चे को एक बार एक गुरुजी सिखा रहे थे, प्यारे बच्चों आपको ईमानदार बनना चाहिए। वो ठीक है, बच्चों ने कहा ठीक है ईमानदार बनना चाहिए। बोले किसी की भी पेंसिल मिले, पैसा मिले, रबड़ मिले, तुरंत लाके दिखाना है। हम उस बच्चे को क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे। अब यहाँ कुर्सी रख दिए प्रिंसिपल साहब, सुबह यहाँ प्रेयर होती थी और खड़ा कर देते थे, आज चिंटू को सम्मानित किया जा रहा है। क्यों? चिंटू ने एक पेंसिल पाई जो लाके प्रिंसिपल को दी। बाकी बच्चे देखे चिंटू सम्मानित हो, हम क्यों सम्मानित नहीं हो सकते? तो अपनी जब पेंसिल छील छील के छोटी हो जाए तो पहुंचे गुरुजी ये पेंसिल मिली है, गिरी थी, चलो करो सम्मानित। तो सम्मानित करते करते गुरुजी थक जाते थे, यही नहीं समझ पाते थे कि आखिर बच्चे इतने ईमानदार कैसे हो गए। सम्मानित करने के चक्कर में बच्चे अपना यूज किए, अब फिर जाके
कभी कभी कुछ बच्चे दूसरे के बैग से पेंसिल निकाल लिए, वो जाके प्रिंसिपल को दूंगा, सम्मानित होंगे बड़ी पेंसिल के साथ यहाँ खड़ी कर दी। वो देख रहा है यार मेरे बैग में मेरी तो पेंसिल खोई, अब जाके देख मेरी पेंसिल, फिर गए प्रिंसिपल के पास, कहाँ थे, कैसे लापरवाही किए। अब बाद में पता चला कि ये इन्हीं का दोस्त निकाल के प्रिंसिपल को दे दिया सम्मानित होने के लिए। तो सम्मानित होने का ये तरीका था। चलिए ठीक है। कुछ बच्चे तो इससे भी ज्यादा होशियार होते थे। कैसे होशियार होते थे, टॉफी अपना खाए, बीच में रख दिए कंकड़, उसकी पैकिंग थोड़ा सा अच्छे से किए, लपेट दिए, सर ये टॉफी मिली है आप टॉफी दिखाइए। लेकिन वो बच्चा बेचारा पकड़ गया, खोल के कंकड़ दिया, सर यही मिली थी मैं आपको दे दिया। तो रूल बनाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, नहीं बच्चे उसका मिसयूज अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत के बच्चे किसी भी सेक्टर में आगे हो कि ना हो, इस सेक्टर में जरूर आगे हैं। सम्मानित होने के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। रूल आपने बनाया है तो आप देखिए और रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, रूल ब्रेक होगा तब भी समझना आपको है। समझ पाए ये चीज है। जैसे लोग कहते हैं कि अच्छी चीजें खाना चाहिए, दूध खाओ, दही खाओ, दूध से बनी हुई चीजों को खाओ। अब कुछ लोग चाउमीन खाते हैं, चाउमीन बोलते हैं यार चाउमीन नुकसान करता है, लेकिन कहते हैं कि चाउमीन के साथ अच्छी चीज रहे तो नुकसान नहीं करेगा। चाउमीन में बोले यार 2 चाउमीन दे, इसी में 4 अंडे डाल दे लो। अब ये फास्ट फूड इनके लिए नहीं हुआ, लेकिन है तो फास्ट फूड है, तो तरीके बहुत सारे हैं तोड़ने के, तो इससे इसीलिए बच के रहना है। ठीक है, आइए करते हैं। जैसे बाबा लोग कहते हैं कि मेरे दरबार में आइए, जितने भी गलत काम आप किए हैं आपको क्षमा कर दिया जाएगा। क्यों? लाके दान में चढ़ा दो जितना पाए हो। लोग भी सोचते हैं चल यार इतना बेईमानी किए, थोड़ा बहुत चढ़ा दिया। बाबा का बाबा खुश, और तुम अपना जो किए अपना तुम भी दिमाग में आ गया, चलो मैं गलत थोड़ी किया, भगवान को दे दिया, भगवान का सब है, राम का दाना राम का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पेट। तो चोर जब चोरी करता है यही सोचता है क्या हुआ, कोई बात नहीं, रख दो ऐसे। पासपोर्ट आपका आ गया है, अभी बाद में दे देंगे, ऊपर रखें। आइए चलिए कोई बात नहीं, तो हमें ट्रांसलेट करना, मनोरंजन भी आपका काफी कुछ हो गया होगा, शुरू करते हैं। तो पास्ट डेफिनेट में मनोरंजन हो रहा था, दिमाग क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहिए, ये नहीं हमेशा बको ध्यान, बकले की तरफ पूरा ध्यान दे रहे, ध्यान देते 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 कभी कभी निद्रा आने लगती है। क्या आने लगता है? समझ पाए? पहले भी राजा लोग जब अपना काम करते करते थक जाते थे तो अपना नृत्य देखते थे, या नाचने के लिए आ नहीं बनाए, पूरा अपना जो भी डांस करना है, नागिन डांस, जो भी डांस करना अपना करके राजाओं को दिखा रहे हैं। राजा अपना मगन है, ठीक है, क्योंकि परसों युद्ध होना है, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तो ठीक है, नहीं युद्ध में जाकर सो जाएंगे। नृत्य अपना देखते थे, इनको भी प्रॉफिट होता था, अपना कला दिखाते थे, नाचने की और ताकत बढ़ती थी। पहले पैर मान लीजिए 45 डिग्री पे अपना मूव होता था, और राजा ने इनाम में एक असरफी दी तो अब 90 डिग्री पे मूव होने लगा, तुरंत ऐसे हो जाता है। फिर एक असरफी और दी, 180 डिग्री पे मूव होने लगा, फिर एक असरफी और दी, अगले दिन 360 पे मूव होने लगा। पता चला इसने अपना डांस किया, घुमा ये ऐसे घुमा, अब दरबार में ताली बजी, वाह 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 वाह। लेकिन कमाल तो असरफी का था, नहीं समझ पाए, क्लियर हुआ? ऐसे ही जानना है, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना,
या दीपिका पादुकोण या और भी जो लोग हैं, इतना अच्छा नाच, क्या नाम है, कुछ और नाम है, जो भी हो, तो अगर ये सब अच्छा डांस करते हैं तो क्यों करते हैं, इनाम दिया जाता है। इनाम अगर घटा दिया जाए तो ये डांस करेंगे, बोलेंगे ना यार कौन इसमें मेहनत करे, चलो अपना टांग इधर उधर हिला देंगे, हो गया डांस, अपना सर ऐसे करते हो गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे हिलाने का तरीका, कोई ऐसे करके ऐसे ऐसे हिलाता, फिर डॉक्टर बोलो सही नहीं हिला, दर्शक कम देखेंगे, पैसा कम आएगा। ठीक है, जैसे भारत में ही देखिए, पहले कोई ट्यूशन पढ़ता था नहीं, कोई एक आध आदमी पढ़ाता भी था, लोग बोलते थे यार मेरे बच्चे को भी पढ़ा दे, ठीक है पढ़ा देंगे, पैसा नहीं यार, तू पढ़ाने का पैसा लेता है, पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है, मैं खा कराऊंगा। अब बैठा के रखता था भीड़ की तरह, चलो बैठो अपना, आया गुस्से में चार चार छड़ी पीटा, ले तरादन पढ़ता नहीं। तो पहले के टीचर बच्चों को इसीलिए ज्यादा मारते थे क्योंकि उन्हें वेतन कम मिलता था, नहीं समझ पाए। वेतन जैसे जैसे बढ़ने लगा, प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे मूव होने लगा, वैसे वैसे टीचरों ने बच्चों को मारना कम किया। क्यों? अगर चिंटू को मैंने 4 डंडा ढंग से मार दिया तो चिंटू अगले दिन बोलेगा नहीं इस स्कूल में पढ़ाई सही नहीं होती, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, चिंटू की मम्मी लेके दूसरी यहाँ पे चली जाएगी। अब चिंटू को पढ़ाना भी है, अपने पास रखना भी है, चिंटू को सिखाना भी है, तो ये टीचर मारेंगे कि मेहनत करेंगे पढ़ाने के लिए? मेहनत। जैसे मैंने ही आपको इतना जो समझाया, आप अगर आज के 30 साल पहले होते तो आपके गुरुजी या मैडम जी पहले उठाते, बता प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कौन सी फॉर्म होगी, ऐसे ही फंसाते बस, तो देखते रहते, कहीं तो जरा फंस, तो फंसने के बाद डंडा रखा है, 4 डंडा। गांव में भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, इससे गांव के जो बाहर के दर्शक होते बोलते मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बात है, मास्टर साहब का कोई बेजोड़ नहीं है, कुछ उनकी तारीफ करने वाले और ज्यादा होते हैं। मास्टर साहब को देखते ही बच्चे ऐसे कपकपी आने लगती, कांपने लगते हैं। पूरे गांव के बच्चे मास्टर साहब से बहुत डरते हैं। तो डरते हैं तो बच्चे किस में निकलेंगे? 10वीं के बाद बच्चे अपना दौड़ रहे किसी तरीके से यार फौज या मिलिट्री में हो जाए, काम खत्म करे, नहीं तो ये तो पीटता ही रहेगा, घर के लोग चाह ही रहे हैं पिटवाना। यही चीज मास्टर साहब यही काम करते थे। मास्टर साहब ये काम इसलिए करते थे, कभी कभी मास्टर को खुद ही नहीं आता था मास्टर को खुद ही टेंस नहीं आता था, कैसे टेंस पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो ध्यान रखना है, जिसको बहुत कम आता है वही बहुत ज्यादा पीटता है, जिस गगरी में पानी कम होता है वही बहुत हलचल करता है। मेरे पास इतना पैसा है, तेरे को खरीद लूं, तेरे घर वाले को खरीद लूं, जो लोग मर गए उनको भी खरीद लूं, लोग कहते हैं उनको कहां से लाएगा समझ पाए? जैसे जिस लड़की के पास पैसा नहीं होगा फिल्म में, अगर उसको नहीं, फिल्म में वो तो अलग, जिस लड़की के पास पैसा नहीं होगा वो लड़की अपना पैसे का घमंड ज्यादा दिखाएगी। तेरे को मैं देखती हूँ, ऐसा है, लड़के के पास भी बोलेगा मेरे मामा के पास तो 50 कंपनी चलती है, खुद किराए पे पड़े हुए बेचारे, मकान मालिक आ रहा 2000 दे जल्दी से, नहीं दिया खाली कर, अरे सर 4 दिन बाद देंगे, लेकिन मामा का गुणगान मालिक से बता देंगे, मेरे मामा के पास तो इतना पैसा है, तेरे को खरीद ले बोलता है अभी मेरा तो 2000 देने का, ये डरा ऊपर से लगा है ये हो जाता है। ऐसा है कि नहीं होता है? आइए हम देखते हैं इसे, जो माँ बाप अपने बच्चे की सही से केयर नहीं करते, वो माँ बाप अपने बच्चे को जब देखो तो पीट देते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बच्चा बेचारा रोता रहता है। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, आई बॉट 2 बुक, है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर,
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म। समझ पाए ना? पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव वॉइस में अगर ये अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे डिड आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ होता नहीं? तो इसी का जरा एक आप बनाइए पैसिव वॉइस। अगर इसका पैसिव वॉइस हम बनाए तो क्या हो जाएगा? टू बैग्स प्लूरल हुआ तो क्या लग जाएगा? वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। तो टू बैग्स वर, थर्ड फॉर्म बाई बॉट, बॉट ही होगा BOUGST। देखिए बॉट यहाँ सेकंड फॉर्म है लेकिन यहाँ बॉट थर्ड फॉर्म है। टू बॉयज वर बॉट, टू बैग्स वर बॉट, फिर इसके बाद बाई, आई का क्या हो जाएगा? बी। ये समझ पाए आप सब? क्लियर हुआ नहीं? क्या टाइम हुआ? 5:30 बजे। ठीक है, आगे देखते हैं। कल इसके आगे हम पहुंच जाएंगे शायद फ्यूचर तक, तो फ्यूचर पूरा कर लेंगे, फिर नेगेटिव का देखना है, फिर इंट्रोगेटिव का देखना है। समझ पाए? लेकिन इस बीच में ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करेंगे फिर कॉन्सेप्ट आप इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का कहीं छूटा भी है तो इसमें क्लियर हो जाएगा। समझ पाए आप? क्लियर हुआ?